इंसान का ये जन्मजात गुण है कि कोई भी बड़ी मुसीबत को जब वो सामने देखता है तो घबराता ज़रूर है, लेकिन जल्द ही अपने आप को संभाल कर उससे लड़ने की तैयारियों में जुट जाता है। और यही देखा गया है कोविड-19 के संदर्भ में। आज अगर हम देखें भारत की स्थिति और प्रदेश की स्थिति, तो अन्य देशों और प्रदेशों की स्थिति में काफ़ी नियंत्रण में है हमारे प्रदेश और हमारे देश की स्थिति। आज के इस कार्यक्रम में हम इसी विषय पर बात करेंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में। मैं हूं डॉक्टर कीर्ति सिसोदिया और हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य शासन की स्वास्थ्य सचिव श्रीमती निहारिका बारिक सिंह। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। तो सबसे पहले निहारिका जी, हम ये बात करना चाहेंगे कि ये हम जानते ही हैं कि हमारे जो स्टेट है, हमारा जो प्रदेश है, उसकी स्थिति काफ़ी बेहतर है। और अगर हम प्रदेशों की बात करें तो किस तरह की रणनीति अपनाई गई थी और किस तरह की तैयारी, और आपके बारे में तो ये पता चला है कि आप पिछले 1-1.5 महीने से लगातार इस फ्रंट पर जुटी हुई हैं, तो क्या रणनीति रही है? जब वुहान में ये शुरू हुआ था, हम उसी समय से तैयारी शुरू कर लिए थे, बिकॉज ये वायरस जिस तरह के स्प्रेड कर रहा था वो देख के हमें तभी लग गया था कि भारत में पहुंचने में ज़्यादा देर नहीं लगेगा। सो भारत सरकार ने पहली वीसी 27 जनवरी को की थी और उसके साथ साथ भी हमने अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। हमने सबसे पहले राज्य में एक रैपिड रिस्पांस टीम बनाया, हमारी जो कोर टीम है उसको बनाया। उसके साथ साथ सभी जिलों में रैपिड रिस्पांस टीम बनाने के लिए कलेक्टरों को सलाह दी और बनवाई। एंड इस जो वायरस से लड़ने का बहुत सारी पहलू होती है। सबसे बड़ा है आईईसी। शुरू में हमने आईईसी से शुरू किया। ये वायरस क्या है, इससे बचने का क्या उपाय है। हमारी मेन स्ट्रैटेजी उस समय आईईसी पे था, सभी लोगों को बताए। द सेकेंड स्ट्रैटेजी वाज ट्रेनिंग। हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर है, इससे पहले इस टाइप के किसी वायरस से कभी लड़े नहीं, बिल्कुल ठीक। उन्हें ट्रेनिंग की आवश्यकता है, उसको हम देना शुरू कर दी। उसके अतिरिक्त है, इसके लिए आप अपनी तैयारी में हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे, टेस्टिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे, और बारंबार आप ये सुनती होंगी पीपी किट, मास्क, इन सब के लिए भी तैयारी शुरू करेंगे। तो हमने ये तैयारी उस समय से शुरू कर दी। उसके काफ़ी बाद हमारा पहला केस केरला में आया और उसके बहुत बाद हमारे प्रदेश में पहला केस आया। पर इस बीच में जो हमें समय मिला उसमें हमने ये ट्रेनिंग और तैयारी में ये समय लगा दिया। तो उस समय को आपने अच्छे से सदुपयोग किया और एकदम पुख्ता तैयारी के साथ आप लोग तैयार थे। अगर हम बात करें टेस्टिंग की, जैसे आपने बात की है, और अमूमन ये सुनने को मिलता है कि लोग कहते हैं कि टेस्टिंग क्यों नहीं ज़्यादा हो रही है, या टेस्टिंग पर ज़्यादा जोर दिया जाता है कि जितनी ज़्यादा टेस्टिंग होगी इस पे कंट्रोल पाया जाएगा। लेकिन चूंकि आप प्रशासन में हैं और आप इसको बहुत नज़दीक से देख रही हैं, किस तरह की तकलीफ़ें होती हैं और क्यों ज़रूरी नहीं है या क्यों नहीं होना चाहिए इस तरह के टेस्टिंग, मतलब लगातार टेस्टिंग की जाए? जी, टेस्टिंग इसका जो इस वायरस का कोविड-19 का टेस्टिंग होता है, जिसको गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्टिंग कहते हैं, वो RT-PCR से होता है। और सबसे पहले जब भारत में ये शुरू हुआ था, NIV पुणे एक ही जगह था जहाँ ये टेस्टिंग होता था। मुझे याद है हमारे पहले 4-5 सैंपल हमने पुणे तक भेजे थे। उससे पहले भारत में और कहीं नहीं टेस्टिंग हो रहा था। धीरे धीरे ICMR ने बड़े सारे लैब करते करते अभी 200 से ज़्यादा लैब को एक्रेडिट कर दिया है। अगेन, ज़्यादा लैब क्यों नहीं हो रहा, जो आपका प्रश्न है, ये बहुत हाई लेवल के और हाई ग्रेड का मशीन में ये टेस्टिंग होता है। जो RT-PCR मशीन है, उससे पहले RNA एक्सट्रैक्शन करना पड़ता है, वो वायरस का RNA निकालना पड़ता है, आपका मिक्सिंग होता है। जहाँ पे टेस्टिंग होता है उस लैब के बड़े सारे बायोसेफ्टी लेवल्स के प्रिकॉशंस होते हैं, जिसको ICMR के लैंग्वेज में BSL-2 या BSL-3 लेवल के लैब में ही ये हो सकता है। अन्यथा आप अगर एक नॉर्मल छोटे लैब में करेंगे, सबसे पहले तो ये बड़ी बड़ी मशीनें नहीं होंगी। दूसरा, ट्रेंड माइक्रोबायोलॉजिस्ट होनी है। अगर वो भी नहीं है और ये सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं है, वायरस फैल जाएगा, आपके पूरे शहर में फैल जाएगा। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है ये लाइव वायरस के साथ जब टेस्टिंग करते हैं, हाईली स्किल्ड पीपल हो और हाईली डेवलप्ड मशीन्स हो। ये मशीन हर जगह नहीं होते हैं। हमारे यहाँ इस वक्त एम्स रायपुर में है, टेस्टिंग होता है। रायपुर मेडिकल कॉलेज माइक्रोबायोलॉजी लैब को हमने ICMR से सर्टिफाई करवा के वहाँ भी शुरू किया। और इसके अतिरिक्त जगदलपुर मेडिकल कॉलेज का जो लैब है, वो BSL-2 लेवल का लैब है, वहाँ भी ये होता है।
और 1 हफ्ते के अंदर हम मोस्ट प्रोबेबली रायगढ़ मेडिकल कॉलेज का माइक्रोबायोलॉजी लैब को भी शुरू कर दें। हमारी कोशिश है जो बाकी 3 मेडिकल कॉलेज बचे हैं, राजनांदगांव, बिलासपुर और अंबिकापुर, इसकी भी हम तैयारी करें। यहाँ इस वक्त सिर्फ बिल्डिंग है पर कोई मशीनरी नहीं है, और ये मशीनरी आधा से ज़्यादा बाहर से आता है। तो इस लॉकडाउन पीरियड में जो वर्ल्ड इज़ इन लॉकडाउन, ये लाना भी मुश्किल है, पर हमारी कोशिश हम शुरू कर दिए हैं। प्रोसेस शुरू हो गया है, समय लगेगा पर हम कर पाएंगे उसमें। जैसे अगर हम बात करें कि काफ़ी लोग जो स्टेट से भी बाहर हैं और वो आना चाह रहे हैं, अगर हम बात करें जैसे 3-4 मई को अगर लॉकडाउन खुलेगा तो ये ऐसा अज्यूम किया जा रहा है, ऐसा सोचा जा रहा है कि जब बाहर से भी लोगों का आना शुरू होगा, यहाँ पर भी सब चीज़ें खुल जाएंगी, तो शायद केसेस बढ़े या आए, बढ़ोतरी हो, तो उस केस में किस तरह की तैयारी है शासन की? ज़रूर बढ़ेगा, क्योंकि देखिए आप छत्तीसगढ़ में आज के दिन कोई केस 3 केस सिर्फ है आउट ऑफ 37 पॉजिटिव हमारे 3 हॉस्पिटल में है, बाकी 34 स्वस्थ होकर घर जा चुके। लेकिन हमारे पड़ोसी राज्य जैसे आंध्र प्रदेश हुआ, महाराष्ट्र हुआ, उड़ीसा हुआ, वहाँ बहुत तादाद में केस अभी आ रहे हैं। अगर लॉकडाउन खुलेगा, इन राज्यों से हमारे यहाँ लोग आने लगेंगे तो संक्रमण का चांसेस है, बढ़ेगा, हम उसके इनकार नहीं कर सकते। लेकिन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हम जो बात 2 महीने से बार बार दोहरा रहे हैं, जो बतला रहे हैं लोगों को, वो हम सबको और भी याद दिला दें और सभी इसको पालन करें। अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, हम भीड़ ना करें, हम हाथ धोते रहें, अपने हाथ को नाक, मुंह, आँख में ना लगाएं, तो आप ज़रूर संक्रमण से बच सकते हैं। उसके अतिरिक्त आप जो चीज़ घर में रह के कर सकते, उसके लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। तो मतलब खुद की ही जागरूकता सबसे ज़्यादा काम आएगी, सरकार तो अपनी तरफ से काम कर रही है। उसके अतिरिक्त जो हॉस्पिटल्स हैं, हमने डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल 8 अभी बना लिए हैं, हमने करीब 1750 बेड का हम बना चुके। बट सेकेंड फेज में जब केसेस बढ़ेंगे, हम और 5 संभाग लेवल पे भी नेक्स्ट लेवल के हॉस्पिटल्स जो हैं वो तैयार रखें। उसके अतिरिक्त हमने सभी जिलों में एटलीस्ट 100 बेडेड आइसोलेशन सेंटर या कोविड हॉस्पिटल बनाने की तैयारी शुरू कर ली है। उस समय तक हम उसमें भी तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से तैयारी पूरी है, तैयारी पूरी हुई है। आप बार बार सुनते होंगे जो कर्व के बारे में बात होती है, जब कर्व स्टीप इंक्रीज करता है, बहुत पेशेंट एक साथ होते हैं, तब हेल्थ सिस्टम को डिफिकल्ट होता है सबको एक साथ हैंडल करने के लिए। लेकिन हम स्टीप को फ्लैटन करते जाएं तो ओवर ए पीरियड 6 मंथ्स आपके पेशेंट्स आएंगे, तो आपका जो बेड्स हैं, हॉस्पिटल सिस्टम, डॉक्टर्स हैं, वो उसको हैंडल कम नहीं पड़ेगा और हैंडल हो जाएगा इजीली। जैसे अगर हम बात करें, हम लोग बात कर रहे थे कि कोई पेशेंट अगर, और आपने कहा भी कि हमारे यहाँ से काफ़ी अच्छे होके जा चुके हैं, सिर्फ 4 ही बचे हैं, तो ठीक होने के बाद भी क्या किसी तरह की व्यवस्था की गई है कि उनके ऊपर कोई निगरानी रखी गई है या उनको क्वारंटीन किया गया है घर में, या किस तरह की शासन की तरफ से तैयारी है? क्योंकि अक्सर ये केस भी देखे गए कि एक बार ठीक होने के बाद फिर से उनमें पॉजिटिव आया है कई अलग स्टेट्स में। इंडिया में तो ऐसे केस नहीं है, बट जो हमने पब्लिक ओपन सोर्सेस में देखा है, चाइना, कोरिया में ऐसे केसेस का सुना है, बट देयर इज नथिंग कंफर्म्ड। इसमें जब भी डिस्चार्ज होने के बाद उनको 14 दिन के होम क्वारंटाइन की एडवाइस की जाती है। तो सभी पेशेंट होम क्वारंटाइन में रहते हैं। अगर मेडिकेशन कंटिन्यू होता है तो उनको भी हम फॉलो अप करते हैं। वहाँ जो लोकल डॉक्टर में जहाँ वापस गए हैं वो ज़रूर वो फॉलो अप करते हैं, और इस बीच में अगर उनमें कोई प्रॉब्लम हो रहे हैं तो वो तुरंत करें। अभी तक थैंकफुली हमारे स्टेट में ये प्रॉब्लम नहीं आया है। कटघोरा से जो हमारा एक हॉटस्पॉट है, वहाँ से जो पेशेंट्स को हमने क्वारंटाइन, होम क्वारंटाइन, क्योंकि वो लॉकडाउन में हैं, उस जोन को हम कंटेनमेंट जोन में है, तो वहाँ के जो पेशेंट थे वो ठीक होने के बाद हम अभी भी प्रशासन द्वारा जो क्वारंटाइन सेंटर है वहाँ उनको रख के उनकी सभी सहूलियत उनको वहाँ हम दिखवा रहे हैं। आपने जैसे कहा कि जब ये पहला केस इंडिया में नहीं आया था, उसके पहले से ही तैयारी शुरू हो चुकी थी, और तो ये बड़े लेवल पर हुई थी। अगर हम ब्लॉक लेवल की या छोटे ग्राउंड लेवल की बात करें तो किस तरह की तैयारी हुई थी? मेरे ख्याल से ये मिरर इमेज इसका हर लेवल पे हमने करने की कोशिश की। हमने CMHOs को ट्रेनिंग दिया, BMOs को ट्रेनिंग दिया, देन हर हॉस्पिटल में कुछ कुछ डॉक्टर्स को ट्रेनिंग दिया, कुछ ऑनलाइन ट्रेनिंग था, कुछ हम संभाग लेवल पे ट्रेनिंग किए, हमारे यहाँ से ट्रेनर्स जाके ट्रेनिंग दिए। यहाँ तक एक PPE किट कैसे पहना जाता है, उतारते हैं, उसकी भी ट्रेनिंग हमने दी है। और कुछ मॉक ड्रिल्स भी हमने किए हैं। कोई
पेशेंट जैसे कोई आया उसको कैसे आप हैंडल कर सकते हैं, हॉस्पिटल का रिस्पांस क्या होता है वो किया है। देन आपके लैब टेक्नीशियन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लैब टेक्नीशियन इसमें काम करते हैं, जो सैंपल लेने जाते हैं सस्पेक्ट का, उन्हें भी इक्वल प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता पड़ती है। वो भी पीपीई पहनते हैं, मास्क पहनते हैं, उनकी भी ट्रेनिंग हमने उस लेवल पे की है, क्योंकि आप ओरोफैरिंजियल या नासोफैरिंजियल सैंपल जो लेते हैं वो लेना भी बहुत आसान नहीं है। आप यहाँ से यहाँ तक जाके सैंपल लेते हैं, नाक से लेते हैं, कभी कभी पेशेंट बहुत असहज हो जाता है, वो सैंपल लेने नहीं देता है, तो लैब टेक्नीशियन की ट्रेनिंग भी हमने दी थी उस समय। उसके अतिरिक्त जो एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, कलेक्टर्स, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट्स, उन सब के साथ हम लगातार वीसी करते रहे, उनसे संवाद बनाए रखें, 1-to-1 बात करते रहे, और उनकी भी तैयारी पे हमने ध्यान दिया। हमारे यहाँ से टीम भेजते रहे हम हर जगह, हर जिले में जाके हमारी टीम भी जाके उन्हें मदद करती रही। तो बहुत ही वॉर लेवल पे तैयारी रही है। बिल्कुल, कोरोना से लड़ाई है। जी जी बिल्कुल, हराना है कोरोना को। बिल्कुल। हमारे साथ एक और कॉलर है लाइन पर। हेलो जी, हेलो, कौन बोल रहे हैं आप? जी नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? जी मोहित जी, पूछिए क्या सवाल है आपका? हाँ मैडम, कोरोना वायरस के चलते कौन सावधानी रखना चाहिए और घूमने का कहाँ परमिशन करना चाहिए, ये जानकारी चाहना। लगता है मोहित जी आप अभी आपने टीवी ऑन किया है, फिर से वही सावधानी के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो आप बिल्कुल संक्षेप में बता दीजिए। मोहित जी, आप अगर घर में हैं तो ज़रूरत ना पड़ने पर घर से बाहर ना निकले, घर से जब निकल रहे हैं मास्क ज़रूर पहने, और भीड़ में ना जाएं, और जाना पड़े तो 1 मीटर की दूरी बरतें, सोशल डिस्टेंसिंग जिसे कहते हैं। अगर आप घर का सौदा या कोई काम आपका 1 हफ्ते में एक बारी लाने से चलता है तो आप ले आइए, हर दिन आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। आप अगर कहीं किसी ऑफिस में काम करते हो और वो वर्क फ्रॉम होम आप कर सकते हैं, आप ज़रूर करें। अगर आपको ऑफिस जाना भी है तो आप जाइए, वहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, और बार बार हाथ धोए, 15-20 मिनट, आधे घंटे में एक बारी हाथ धोए, और हाथ अपने मुंह, नाक, कान में ना डालें, और रोज़ कपड़े धोएं, और साफ सफाई रखें अपने आसपास। यही सावधानी। अगर हम बात करें हेल्थ केयर वर्कर्स और डॉक्टर्स की भी, जिस तरह से उनका भी क्या रोटेशन होता है, बिकॉज हमारे यहाँ तो काफ़ी कम पेशेंट्स आए हैं, जब उन्होंने हॉस्पिटल में उन पेशेंट्स को ट्रीट किया होगा, उनके साथ रहे होंगे, तो उनके लिए भी ज़रूरी है कि आफ्टर ट्रीटमेंट उनको भी क्वारंटीन किया जाए। तो इसमें किस तरह से डॉक्टर्स का मतलब आप लोगों ने एक रणनीति बनाई डॉक्टर्स के लिए कि सफिशिएंट डॉक्टर्स हैं, इतने ट्रेन डॉक्टर्स हैं, क्या शासन की तरफ से तैयारी है? इसमें भी एक प्रोटोकॉल होता है, जैसे हम लोग बार बार ये कह रहे हैं और सभी जगह ये करने की कोशिश कर रहे हैं, ये डेडिकेटेड कोविड फैसिलिटी होता है। आप आम हॉस्पिटल और जिसमें बाकी चीज़ें हैं उससे ये अलग रखिए, अलग फ्लैंक रखिए, अलग विंग या अलग हॉस्पिटल अगर है, आइसोलेशन वार्ड्स को आप अलग करके रखिए, और वहाँ जो स्टाफ है वो अलग उसमें करे, वो बाकी चीज़ों में ना करें। वो अपने जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है वो तो पहनते हैं। यूजुअली हफ्ते या 10 दिन के बाद उनकी जब शिफ्ट एक पीरियड जो उनका होता है उसके बाद उनको क्वारंटीन में जाना पड़ता है। वो पूरी की पूरी टीम क्वारंटीन में चली जाती है फॉर 14 डेज, और दूसरी टीम आ जाती है टेक ओवर करने के लिए, और ये साइकिल चलता रहता है। और क्वारंटीन में वो बिल्कुल अलग रहते हैं, अपने परिवार से नहीं मिलते हैं। इनफैक्ट जब वो 14 दिन की जब ड्यूटी या 10 दिन की करते हैं तब भी वो अलग रहते हैं, वो अपने घर वापस नहीं जाते हैं। सो देयर आर 2 क्वारंटीन फैसिलिटीज, वन फॉर द क्लीन स्टाफ एंड वन फॉर द अनक्लीन स्टाफ, यानी जो काम कर रहे हैं उस समय एक जगह रहते हैं, फिर क्वारंटीन में दूसरी जगह रहते हैं, दूसरा टीम आ जाता है करने के लिए। तो ये बहुत ही मतलब उनके लिए भी बहुत हम लोगों को शुक्रगुजार होना चाहिए कि वो लोग भी बिल्कुल लगे हुए हैं और काम कर रहे हैं। हमारे साथ एक और कॉलर है लाइन पर। हेलो हेलो जी नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? जी गोविंद जी, पूछिए क्या सवाल है आपका? हमको ये जानना है मैडम कि जैसे हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के बहुत से पेशेंट है, मरीज, तो आपके छत्तीसगढ़ में बहुत कम है, तो किस प्रकार की सावधानियाँ छत्तीसगढ़ के लिए है, तो वहाँ कम मरीज पाएगा, क्या सावधानियाँ करनी छत्तीसगढ़? सावधानियाँ गोविंद जी, अभी इससे पहले मैंने जो बोला वो हर इंसान के लिए वही सावधानी है। और हमने ये छत्तीसगढ़ में ये रणनीति अपनाया था कि हम अगर
प्रोएक्टिवली यानी कि खुद म खुद जाके जल्दी सर्विलेंस करके जो सस्पेक्टेड केसेस को टेस्ट करें या उनकी क्वारंटीन करें तो हमारे यहाँ ज़्यादा नहीं फैलेगा। और ईश्वर का कृपा है कि हम ये कर पाए हैं अभी। और मध्य प्रदेश में भी अच्छा काम हो रहा है। आपके यहाँ कुछ केसेस बढ़ गए हैं पर धीरे धीरे वो भी काबू में आ जाएगा। पर आप अपने घर में या जहाँ भी रह रहे हो सावधानी ज़रूर रखें। जी बिल्कुल, जो अपनी जिम्मेदारी है वो अगर हर नागरिक निभाएगा तो शासन के लिए आसानी होगी। अरे ओ साहबा, कोरोना वायरस से बचने के कितने उपाय रे? सरदार 3। अरे साहबा डरो मत रे, बोलो बोलो। सरदार, पहला है लोगों से दूरी बनाए रखना, बार बार साबुन से हाथ धोना या सैनिटाइज करना, और सबसे जरूरी है घर पे रहना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें स्टेट हेल्पलाइन या 24 घंटे वाली नेशनल हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1075। लापरवाही से बाहर मत फिरो, शेर हो या हीरो हो, सवाल खतरों से खेलने का नहीं, जिंदगी का है, या तो खुद का या अपनों का। कोरोना के आगे बलवान भी नहीं टिक पाएगा, पर बचने के उपाय है समझदारी से घर में रहना, बार बार हाथ साबुन से धोना या सैनिटाइज करना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें स्टेट हेल्पलाइन या 24 घंटे वाली नेशनल हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1075। जैसे हम किट की भी बात कर रहे थे, अभी भी काफ़ी एक ज्वलंत इशू है कि किट प्रॉपर नहीं आ रहा है या गलत रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो इस तरह की कुछ चीज़ें छत्तीसगढ़ में हुई हैं, देखने को मिली हैं। रैपिड टेस्ट किट के बारे में इसमें 2 टाइप के टेस्ट होते हैं। एक RT-PCR टेस्ट होता है जो कि एज आई सेड बताया आपने, वो बताया। दूसरा होता है एंटीबॉडी टेस्ट जो कि रैपिड किट के माध्यम से होता है। ये एंटीबॉडी टेस्ट के लिए ICMR ने कुछ कंपनीज का जो प्रोडक्ट है उनको वैलिडेट किया था और उनको अलाउ किया था। और इसमें सभी स्टेट अपने अपने खरीदारी भी किए हैं। ICMR अपने तरफ से भी स्टेट्स को कुछ किट्स दिए थे। वो जो किट्स दिए थे उसमें राजस्थान सरकार का बहुत ज़्यादा वैलिडेशन में प्रॉब्लम हुआ, रिजल्ट्स अच्छा नहीं आया, तो उसके बाद ICMR ने उन किट पे टेस्ट करना सस्पेंड कर दिया था, कुछ 2 दिन के लिए कर दिया था। और अभी कल परसों ICMR का खबर आया है कि जो किट उन्होंने हमें दिया था उनमें कुछ चाइनीज़ मेक के थे, उन्होंने वापस मांग लिया, उस पर नहीं करने के लिए किया। हमारे पास 4800 ऐसे किट आए थे। हमने सिर्फ कोरबा में 392 टेस्ट उससे किए थे और तब तक ये बंद हो गया था, तो उसके बाद हम नहीं किए हैं। हम बाकी जो भी है उनको वापस दे देंगे। और हम छत्तीसगढ़ शासन के तरफ से हमने जो खरीदा है ये एक कोरियन कंपनी से, हमने मैन्युफैक्चरर जो है वो इंडिया का है, हमने खरीदा। उस किट के बारे में ICMR का कोई भी पाबंदी नहीं है, उसमें हम टेस्ट करेंगे। टेस्ट चल रहे हैं। अभी हम देखें अगर न्यूज़ में तो काफ़ी बच्चे कोटा से भी आए हैं और मज़दूरों के लिए भी बात चली रही है कि उन्हें भी अपने स्टेट में लाया जाएगा। तो जब कोई बाहर से स्टेट से कोई आ रहा है और नोन आ रहे हैं कि इतने इतने लॉट में आ रहे हैं, तो उसके लिए किस तरह की तैयारियां की गई हैं स्टेट में? क्योंकि ये हम नहीं कह सकते कि जो लोग आ रहे हैं वो संक्रमण नहीं लाएंगे, ऐसा हम नकार नहीं सकते हैं। तो सरकार की तरफ से क्या तैयारी है, स्वास्थ्य विभाग की तैयारी? हमने ये जो कोटा से जो बच्चे आ रहे हैं हम सबको 14 दिन का क्वारंटीन करेंगे और वो भी हमारे शासकीय क्वारंटीन फैसिलिटी में करेंगे। इस वक्त आप और मैं जब बात कर रहे हैं, बसें जब आ रही हैं, हम सीधा क्वारंटीन सेंटर में ले रहे हैं। वहाँ हमारे हेल्थ की टीम लगी हुई है, वो पूरी टीम उनकी रैपिड टेस्ट कर रहे हैं और उसके बाद उनको हम क्वारंटीन में रखेंगे 14 दिन, स्ट्रिक्ट क्वारंटीन। उनको घर जाने नहीं देंगे, सभी ख्याल सरकार लेगी, खाना पीना रहने का। 14 दिन के बाद अगर इस बीच में अगर उनमें कोई सिम्टम डेवलप हुआ है तो हम पुनः उनका टेस्ट करेंगे और हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है तो करेंगे। 14 दिन बाद फिर से हम रैपिड टेस्ट करेंगे और उसके बाद उनको घर जाने देंगे।
जैसे जब अगर लॉकडाउन खुलेगा और ये देखा जा रहा है कि अभी तो बाकी और हेल्थ फैसिलिटीज़ बंद हैं, जैसे आपने कहा कि कोविड-19 के लिए बहुत ही स्पेसिफिक टीम है, हॉस्पिटल्स हैं, वार्ड्स हैं, सब कुछ है, लेकिन अब जैसे जिस तरह से धीरे धीरे लॉकडाउन खुलने की बात आ रही है, अदर हॉस्पिटल्स भी खुलेंगे, तो उस केस में उनके लिए भी शासन की तरफ से कुछ इंस्ट्रक्शंस रहेंगे या किस तरह से, क्योंकि बिकॉज हॉस्पिटल्स खुलेंगे तो मरीज़ और भी ज़्यादा आएंगे, तो उसमें भी संक्रमण फैलने की ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे, तो उसके ऊपर भी क्या गवर्नमेंट का चेक रहेगा या कुछ इस तरह का प्लानिंग किया है? मैं बताना चाहूँगी अभी भी खुले हैं। अच्छा। अभी भी चल रहे हैं जो नॉन कोविड रिलेटेड, क्योंकि इंसान तो बीमार होता ही है, कोविड नहीं तो और कोई बीमारी है, प्रेग्नेंट वुमेन हैज़ टू गो टू हॉस्पिटल, डिलीवरी होना है, कोई एक्सीडेंट हो गया विक्टिम को भी हमें ट्रीट करना है, तो अभी भी हमारे हॉस्पिटल्स, सरकारी हॉस्पिटल में नॉन कोविड रिलेटेड सभी एक्टिविटी चल रही है, और कुछ प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट वो भी खुले हुए हैं। जो एडवाइजरी है हमने सबको दे रखी है, वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, डॉक्टर्स मास्क पहने, ग्लव्स पहने, और जहाँ पे जितनी सावधानी बरतना है उसके लिए डिटेल एडवाइजरीज हमने दिया है, उसके साथ ही ट्रीटमेंट सभी जगह हो रहा है। लॉकडाउन खोलने के बाद भी देखिए कोविड-19 ऐसा है, ये ऐसा नहीं है लॉकडाउन खोलने के बाद खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है महीने का कैलेंडर का पन्ना पलटा तो वो भी खत्म हो जाएगा, ये रहेगा। जैसे आप याद करें जैसे स्वाइन फ्लू, एक समय ये आया, पहली दफा हमने स्वाइन फ्लू का नाम सुना था और उसके बाद बहुत अफरा तफरी हुई थी, लेकिन अभी स्वाइन फ्लू पूरे साल कुछ ना कुछ केसेस आते हैं एंड वी हैव गॉट यूज्ड टू ट्रीटिंग देम। स्वाइन फ्लू कैसे ट्रीट करना है, स्वाइन फ्लू के पेशेंट को कैसे हैंडल करना है, हमारे डॉक्टर, हॉस्पिटल सब उसमें ट्यून्ड है। धीरे धीरे कोरोना के लिए भी, कोविड-19 के लिए भी ये हो जाएगा एंड होपफुली तब तक उसके लिए कोई ठोस इलाज का तरीका हमें मिल जाएगा, वैक्सीन आ जाएगा, बट इट इज़ देयर, ये पृथ्वी में रहेगा, किस फॉर्म में रहेगा, कितना कम रहेगा, ये सवाल है। तो हर हॉस्पिटल, हर डॉक्टर, हर प्रोफेशनल जो स्वास्थ्य सेवा में है, उनको कैसे इससे डील करना है सीखना है, बिल्कुल, और काम में उसको लाना है जी। और अगर जिस तरह बीच में अभी एक काफ़ी न्यूज़ भी चली थी कि जो मलेरिया के लिए हाइड्रोक्लोरोक्विनिन जो मेडिसिन है वो यूज़ कर सकते हैं, इसमें मास्क को लेकर के कि बहुत शॉर्टेज हो गया था, सैनिटाइज़र को लेकर के बहुत शॉर्टेज हो गया था, तो इस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे कि सैनिटाइज़र ही, अल्कोहल वाला सैनिटाइज़र ही ज़रूरी है या साबुन के भी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये नहीं समझ में आता है, और एक समय ऐसा आया था कि मार्केट में सैनिटाइज़र ही नहीं मिल रहा था, मास्क की ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो गई थी। हालांकि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप घर के कपड़े को भी यूज़ कर सकते हैं, तो इस बारे में जो बेसिक चीज़ें हैं क्या आप बताएंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, साबुन से, अगर आप साबुन और पानी से धो रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया है, इट इज़ द बेस्ट प्रोटेक्शन यू कैन गिव। सैनिटाइज़र उस समय के लिए जब आप बाहर मूव कर रहे हैं, आपके पास साबुन या पानी उपलब्ध नहीं है, उस समय आप सैनिटाइज़र साथ में रखें, या किसी ऑफिस में आप गए हैं, गुस्से के साथ आपको देते हैं सैनिटाइज़र, क्योंकि वहाँ साबुन पानी से आप वहाँ खड़े होकर हाथ प्रॉब्ली नहीं धो पाएंगे, इसलिए। सो दे आर टू डिफरेंट थिंग्स, दोनों ही इक्वली अच्छे हैं, आपको वो करना है। सैनिटाइज़र के शुरुआती में दौर में कुछ कमी हुई थी, पर अभी वो नहीं है। हमने यहाँ पे कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को तत्काल परमिशन, लाइसेंस दे के उनसे मैन्युफैक्चरिंग शुरू किया। जो ब्लैक मार्केटिंग चल रहा था, हमारे प्रशासकीय अमला के मदद से हमने उसको भी रोका। अब पर्याप्त मात्रा में सैनिटाइज़र मार्केट में उपलब्ध है, हर जगह उपलब्ध है। और सरकार की तरफ से, हालांकि आपने बताया कि बहुत सारी तैयारी है और हम इतनी देर से बात कर रहे हैं और आपने एकदम ज़ीरो लेवल से लेकर आगे की क्या रणनीति है इसकी भी आपने बारे में बताया है, लेकिन फिर भी कोई ऐसी चीज़ जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें कि शासन की तरफ से या इन जनरल कोई चीज़ अगर ऐसी है जो वो लोग नहीं समझ पा रहे हैं या उनके लिए बहुत ज़रूरी है? देखिए, ये लड़ाई अकेले की नहीं है, ये लड़ाई हम, क्योंकि आपने सुना हो कड़ी, संक्रमण की कड़ी को तोड़ना है, ब्रेक द चेन। तो इसलिए चेन यानी कि हम सभी उसमें शामिल है। हम सभी जब तक नहीं मिल पाएंगे, हम इसको नहीं रोक पाएंगे। डॉक्टर ट्रीट कर सकता है, हॉस्पिटल मरीजों को एकोमोडेट कर सकता है, लेकिन एक पर्टिकुलर नंबर तक, संख्या तक, और वो संख्या हम रेगुलेट, हम सब आम जनता ही कर सकते हैं। हम संक्रमण के खिलाफ जो सावधानियां हैं अगर वो लेंगे तो ये संख्या बढ़ेगा नहीं। मतलब गलती से, एक्सीडेंटली आपको कभी संक्रमण हो सकता है, लेकिन आपकी लापरवाही से आपको संक्रमण नहीं हुआ, ये हमें इंश्योर करना है। क्योंकि हमारे डॉक्टर्स, हमारे स्वास्थ्य व्यवस्था, सुविधा, सबकी एक लिमिट होती है, और उस लिमिट को हम कितना भी बढ़ाए, एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद वो लिमिट खत्म हो जाती है। बिल्कुल ठीक। तो इसलिए सभी आम जनता का ये
कर्तव्य है कि हम सभी सावधानी बरतें ताकि संक्रमण की कड़ी को हम रोक लें। बिल्कुल। और अगर हम बात करें कटघोरा की, अगर हम बात करें, वही एक रेड जोन में हमारा कोरबा अगर वो आता है, तो वहाँ पर किस तरह से आप लोगों की तैयारी है कि उसको किस तरह से ऑरेंज और फिर ग्रीन जोन में बदला जाएगा? कटघोरा में हमारा जो 3 तारीख को जब एक दूसरा केस आया तो हमने तत्काल कटघोरा के चारों तरफ का वो एरिया जो 2 या 3 ब्लॉक थे, वार्ड, उनको तत्काल उनको कंटेनमेंट जोन बना दिया। हमने चारों तरफ से सील कर दिया। अंदर से कोई बाहर नहीं जा सकता था, बाहर से कोई अंदर नहीं, यानी कि संक्रमण को हम वहाँ सीमित करने की कोशिश किए। उसके बाद जो संक्रमित हम इस लड़ाई में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि जो पेशेंट होता है हम विदिन 12 आवर्स हमारे टीम लग के, एक हमारा फॉर्मेट होता है क्वेश्चन पूछना, वो कहाँ गए थे, किससे मिले थे, कहाँ कहाँ वो बैठे थे, घूमे थे, सब चीज़ पूछते हैं। और उस कड़ी में जितने लोग आते हैं उनको हम प्राइमरी कांटेक्ट कहते हैं। हम तत्काल उनको भी टेस्ट करते हैं और उनको भी क्वारंटाइन कर देते हैं, यानी कि अगर उनमें संक्रमण आ गया होगा तो आगे किसी को संक्रमित ना करे। फर्स्ट लेवल, प्राइमरी लेवल के बाद सेकेंडरी लेवल के भी जो होते हैं उनको भी हम टेस्ट करने लग जाते हैं। तो कटघोरा में हमने अभी तक जितने पेशेंट आए उनके करीब 700-800 प्राइमरी सेकेंडरी कांटेक्ट सबको लेके हमने सबको टेस्ट किया। उसके अतिरिक्त कटघोरा के उस वार्ड के आसपास के बफर जोन के सबको कर लिया। करीब 1200 टेस्ट उस कंटेनमेंट जोन में हमने कर लिया। उसके अलावा कटघोरा में ही हम करीब 3000 टेस्ट कर चुके, उस वार्ड के बाहर और कुछ पब्लिक प्लेसेस में, कोई क्लिनिक्स में जहाँ पे लोगों का जमावड़ा होता था, हम करते करते उसमें हमें बहुत सारी केस मिल गए, जो आपको 27-28 केस मिले, क्योंकि हमने प्रोएक्टिवली सभी जगह जाके तत्काल करने से हमें ये केस मिल गए। तो लगभग हम जितना पहुंच सकते थे हर गली कूचे में पहुंच के हमने टेस्टिंग वहाँ कर ली, और अभी भी रैपिड टेस्ट हम वहाँ भी करने लग गए हैं जी। क्योंकि ये सुनने में भी आया जब लॉकडाउन शुरू हुआ था और जब 1-2 केस ही आए थे और काफ़ी लोग जो बाहर विदेश से आए थे, ये भी अक्सर सुनने में आया कि रात के 3 बजे भी वहाँ पर स्वास्थ्य की टीम आ जाती थी और टेस्टिंग के लिए आ रहे। तो कितना मुश्किल भी रहा होगा, किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि बहुत मुश्किल है एक पूरे एरिया को आइडेंटिफाई करना, लोगों को आइडेंटिफाई करना, प्लस वो कितना कोऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि कई जगह से ये भी खबरें आई कि वो कोऑपरेट भी नहीं कर रहे थे लोग। तो किस तरह की परेशानियां आई और कैसे ओवरकम किया? बहुत डेडिकेटेड टीम है, पूरा स्वास्थ्य विभाग इस पिछले 2 महीने में एक दिन छुट्टी नहीं लिया है, हर दिन काम करते हैं। और हमारी कोशिश रहती थी, कोई फॉरेन से वापस आया, कोई सस्पेक्टेड, विदिन 6 आवर्स हमें इंफॉर्मेशन मिलने के 6 घंटे के अंदर हमारी टीम वहाँ पहुँच जाती थी। उनका सैंपल लेता था, जहाँ क्वारंटीन करने का, जहाँ फैसिलिटी में उठा के लेके आके रखना होता है वहाँ करते थे। और इसमें हमारे कुछ डॉक्टर्स, कुछ साथी ऐसे थे, अगर कोई मान नहीं रहा है तो उनको मिन्नतें करते थे, समझाते थे, 3-3 घंटे उनके पास बैठ के उनको समझा के, उनको बुझा के लेके आते थे। आधी रात में भी टेस्ट करने की ज़रूरत है, हॉस्पिटल लेने की ज़रूरत है, तब भी करते हैं। मुझे याद है जो पहला केस जिस दिन आया था, हमें रात के 11:30 बजे वो पॉजिटिव केस के बारे में पता चला। रात के 2 बजे तक हमारी टीम वहाँ जाके उनके घर में जाके उन्हें कन्विंस करके उन्हें हॉस्पिटल ला के एडमिट किया। और हम सभी कोई पूरा टीम हम रात के 2 बजे तक जगे हुए थे, जब तक वो महफूज हॉस्पिटल में नहीं पहुंच गए। तो किस तरह का यहाँ छत्तीसगढ़ में अगर देखा जाए, आपने तो कहा कि काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी, लेकिन और स्टेट के मामले में यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो लोग कम मिले, इस वजह से भी परेशानियों का कम सामना करना पड़ा, या हमारी तैयारी पुख्ता थी इस वजह से भी? जी, हमारी तैयारी पुख्ता थी, और दूसरा लोग इसलिए कम मिले कि कोई संक्रमित व्यक्ति को हम खुद ही पकड़ लिए और जल्दी पकड़ लिए, ताकि वो आगे संक्रमण नहीं बढ़ा पाए। जैसे हमने जो इनिशियली हमारे 2-3 केस जब लंदन रिटर्न्स का आने लगा, तो हमने तत्काल ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन से जितने पासपोर्ट जो यूके से आए लेके, यहाँ कितने लोगों का पासपोर्ट का एड्रेस है देख के भी 96 लोग ऐसे हैं जो जिनके पासपोर्ट में छत्तीसगढ़ का एड्रेस था और वो यूके से वापस आए थे। हमने तत्काल सभी जिलों में देखे, उनकी सबकी ट्रेसिंग कर ली, सबकी हमने टेस्ट कर ली। उसमें से हमें 4-5 पॉजिटिव मिल गए। ये अगर हम नहीं करते, वो 4-5 एसिम्प्टोमेटिक थे, वो आगे 20-50 लोगों को स्प्रेड कर सकते थे। देन हमारे एक पेशेंट बैंकॉक से वापस आए थे, कलकत्ता से फ्लाइट लेके, उनको हमने होम क्वारंटीन में रखा था।
उनको जैसे टेस्ट किया वो जैसे पकड़े गए, हमने उस फ्लाइट में जितने लोग थे पैसेंजर मैनिफेस्ट लेके हम सभी को ट्रैक करके सभी का टेस्टिंग किए जो छत्तीसगढ़ में उतरे थे। सो इन सभी चीज़ों से हमने कोई भी संक्रमण को फैलाने से पहले जल्दी से हम चेक कर लिया तो उसकी वजह से ये ज़्यादा फैला नहीं बिल्कुल। और जिस तरह से आप लोग आपने काम किया है, जो बता रहे हैं, सुनकर ही लग रहा है कि मतलब आप लोग कमेंडेबल काम किया है आप लोगों ने और आगे भी कर रहे हैं, तो बधाई के पात्र हैं आप लोग। हमारे कार्यक्रम का समय अब ख़त्म होने वाला है। 1 मिनट में अगर आप कोई संदेश हमारे दर्शकों को देना चाहें तो आप दे सकते हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। आप शासन प्रशासन का बहुत मदद किए हैं, लेकिन ये लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है, तो आगे भी आप हमारी मदद करिए। जो गाइडलाइंस या जो हम आपको समझाइश दे रहे हैं इस लड़ाई में कैसे आप एक कोरोना वॉरियर बन सकते हैं, उसको पालन करिए। लॉकडाउन जब तक है ये नॉर्म्स का पालन करिए, घर में रहिए। लॉकडाउन खुलने के बाद भी जैसे मैं बार बार कह रही हूँ, ज़रूरत ना होने पर आप घर से ना निकलें, हाथ धोते रहें, साफ़ सफाई रखे रहें। और आपको अगर ज़रा भी कोई सिम्टम्स जैसे बुखार, खांसी, लूज मोशन, सांस लेने में तकलीफ आ रही है, तो तत्काल आप किसी हॉस्पिटल चले जाएं या फ़ोन करके किसी डॉक्टर से सलाह ले लें। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 104, उस पे फ़ोन करके आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, हमारी टीम आपके पास पहुंच जाएगी। आपको अगर बहुत तनाव हो रहा है, क्योंकि घर में बंद होकर रहने में और इस बीमारी के बारे में सोच के भी आपको तनाव हो सकता है, तब भी आप हमारे हेल्पलाइन नंबर में फ़ोन करिए। ज़रूरत पड़ने पर मानसिक चिकित्सकों से भी आपका हम संपर्क करवा सकते हैं। आपकी जो भी मदद आपको ज़रूरत है हम आपके पास पहुंच जाएंगे। 53,000 जो स्वास्थ्य कर्मी आपके लिए काम कर रहे हैं, जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, उनकी मदद करिए, उनका सराहना करिए, सम्मान करिए। बहुत स्टेट्स में बहुत खबर आ रही है जैसे हेल्थ प्रोफेशनल्स के ऊपर वायलेंस हो रहा है, उनकी मदद नहीं हो रही है। मैं आशा करूँगी आप उसको होने ना देंगे। आप सबकी बहुत बहुत मैं स्वास्थ्य कामना करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे इस कार्यक्रम में भी आई और इतनी डिटेल में आपने जानकारी दी और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। थैंक यू सो मच। थोड़ी सी सावधानी रख के किस तरह से हम इस कोविड-19 बीमारी को हरा सकते हैं ये आपने सुना, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सावधानी में ही अपने बचाव इस वाक्य पर अमल करेंगे और अपना ध्यान रखेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।